हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया है। तो आज मैं आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक कराने जा रहा हूँ। बस मेरे साथ बने रहना, एक एक चीज आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि मजा आ जाएगा। बस बने रहना। टॉपिक का नाम है एओए। हम सब जानते हैं इसको बोला जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। लेकिन हमेशा से हमें बस एक रट्टा लगाया जा रहा है क्लास 12th 11 से कि इसके अंदर रूल्स लिखे जाते हैं कंपनी के। इसके अंदर ये तो कंपनी का बाय लॉज है, ये तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है कंपनी का। लेकिन आज मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि इसके अंदर आता क्या क्या है, इसके कंटेंट क्या क्या है। और उन सबको समझाने के लिए मुझे इसकी एकदम हिस्ट्री में चलना पड़ेगा आपके लिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये जो कंपनी का एओए है, इसके कंटेंट डिफाइन करे गए हैं सेक्शन 5 के अंदर। अब सेक्शन 5 बोलता है यहां पे 23 तो हेडिंग्स है और 91 पॉइंट्स भी हैं जो कहां पे आते हैं, कंपनी के एओए में। इन बेसिक हम सबको यह बताया जाता है कि कंपनी के रूल्स जो होते हैं वो कंपनी के कहां लिखे जाते हैं, एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। हर कंपनी के जो रूल्स होंगे वो कहां लिखे जाएंगे, कंपनी के एओए के अंदर लिखे जाएंगे। लेकिन बात ही होती है कि कौन कौन से रूल्स कहां कहां पे लिखे हुए हैं, तो वो डिफाइन किया है सेक्शन 5 के अंदर। अब क्या होता है, टेबल एफ होती है जो एक प्रिस्क्राइब्ड सब कुछ प्रॉपर रूल बना के चलती है, जो हर मोस्टली कंपनी को जिसको भी शेयर कैपिटल वाली होती है वो टेबल एफ का कंटेंट एज इट इज उठा लेती है। लेकिन बात उठती है टेबल एफ के अंदर आ क्या क्या रहा है। तो चलो देखते हुए चलते हैं। टेबल एफ में देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि शेयर, शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सर हमें क्या याद करने हैं? नहीं बच्चे, कोई भी चीज ये वाली याद नहीं करनी है तुम्हें। ये तो बस मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि टेबल एफ के अंदर जो ये पॉइंट है ना, 23 हेडिंग, ये काय काय की हेडिंग है। ठीक है, प्रॉक्सी, ठीक है, ऑफ अ मीटिंग, उसके बाद एडजर्न मीटिंग। ठीक है, ये सारे के सारे कंटेंट कहां पे मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे टेबल एफ के अंदर इधर। और साथ में 91 पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। बात ये होती है कि क्या हमें जब हम कंपनी बनाते हैं, जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमें एओए तो बनाना पड़ता है। तो क्या हमें ये 23 हेडिंग्स और 91 पॉइंट्स सारे के सारे जरूरी है क्या रखना? जरूरी है क्या 91 पॉइंट होने चाहिए? क्या हम इनको डिलीट कर सकते हैं? क्या हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं? और क्या हम इसको प्लस कर सकते हैं? यानी कि हमें तो 95 करने हैं, 96 करने हैं, 97 करने हैं, तो क्या प्लस भी कर सकते हैं क्या? तो तीनों ही चीजों का एक ही आंसर है और वो आंसर है यस। हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एडिशनल भी कर सकते हैं, जैसी कंपनी की जरूरत। लेकिन जब भी आप इसको एड ऑन करोगे, डिलीट करोगे या मॉडिफाई करोगे, आप इसको एक्सप्रेसली बताओगे। ये इंप्लाइड काम नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये कंपनी का एक एओ है, इसमें पॉइंट 1 2 3 4 5 सारे फॉलो करे जा रहे हैं और आपको 6 नंबर की हेडिंग फॉलो नहीं करनी, तो साफ साफ लिखा होगा कि हम इसको डिलीट मान रहे हैं और हमारी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज इसको आरओसी मान लेगा। बात समझ में है? और आप कोई भी चीज डिलीट करोगे, एड ऑन करोगे या मॉडिफाई करोगे, ये आपको आरओसी को नोटिस देके बताया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। कंपनी के एओए में एग्जैक्टली आता क्या क्या है, तो याद रखो, रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस कंपनी के कहां पे आ रहे हैं, एओए में आ रहे हैं, है ना। रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो लोगों ने टेबल एफ जो अभी मैंने आपको बताई, GHI जो फॉलो करते हैं, जो गिवन है ऑलरेडी प्रिस्क्राइब फॉर्म में,
वो भी कहां पे आ रहा है, एओए के अंदर आ रहा है। बात यह है कि हम इन रूल्स को एड ऑन करना चाहते हैं, हाँ जी ये भी आ जाएगा। हम कुछ माइनस करना चाहते हैं, वो भी आ जाएगा। पर ये प्लस माइनस किसकी अप्रूवल को देना पड़ेगा आपको, आरओसी को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आए? ठीक है, अब मुझे और डिटेल में आपको इसको लेके चलना है, बड़े ही ध्यान से सुनना। कंपनी के अंदर डिसीजंस कौन लेता है? तो याद रखना, कंपनी के डिसीजन दो लोग लेते हैं। कंपनी के डिसीजंस कितने लोग लेते हैं? दो लोग लेते हैं। एक मालिक यानी कि शेयर होल्डर, और दूसरे जो कंपनी को चलाते हैं यानी कि कौन? डायरेक्टर। ये दो लोग हैं जो कंपनी के सारे डिसीजन लेके चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, कंपनी के शेयर होल्डर जो डिसीजंस लेते हैं तो उनके लिए एक करवानी पड़ती है मीटिंग, शेयर होल्डर को बुलाया जाता है और इस मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। ऐसे ही डायरेक्टर की भी मीटिंग होती है, इसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं। अब ये जो मीटिंग होती है, यहाँ पे शेयर होल्डर रेजुलेशन पास करते हैं। क्या पास करते हैं? रेजुलेशन। अब ये रेजुलेशन होता क्या है, बड़े ही ध्यान से सुनना, या तो वो काम किया जाएगा हाँ, या वो किया जाएगा ना। ये डिपेंड करता है रेजुलेशन पास हुआ या रेजुलेशन फेल हुआ। अब कैसे किया जाता है, बड़े ही ध्यान से देखना। मान लो एक कंपनी में 200 मेंबर है। कितने मेंबर्स हैं? 200। उनमें से 150 मेंबर्स अटेंड करें मीटिंग को, ठीक है। 100 लोगों ने वोट किया, तो रेजोल्यूशन पास होने के लिए क्या बोला जाता है? वोट वोट कास्ट इन फेवर इज मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। यानी कि जो वोट किए जा रहे हैं वो फेवर में ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू अगेंस्ट। मान लो 100 लोगों ने वोट किया, 51 ने बोला यस और 49 ने बोला नो, इसका मतलब रेजोल्यूशन पास हो चुका है। बोलो बात समझ में आए? लेकिन अगर कुछ बड़ा मैटर है जिसमें मान लो बहुत सारे लोगों के लिए हाँ चाहिए, छोटा मोटा मैटर नहीं है, तो उधर हम पास करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसे वाले रेजोल्यूशन को तो बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन बोलता है कि जो वोट कास्ट हुआ है फेवर में, वो 3 गुना होने चाहिए वोट कास्ट अगेंस्ट के, यानी कि 75% होने चाहिए ये, तब जाके आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास माना जाता है। सेम उसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग के अंदर अपना रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब जैसे कि ऑडिटर अपॉइंट करना है, शेयर होल्डर देखेंगे। डायरेक्टर अपॉइंट करना है, शेयर होल्डर देखेंगे। ऑडिटर को रिमूव करना है, डायरेक्टर को रिमूव करना है, ये सब मालिक लोग देखते हैं। लेकिन जो डे टू डे का काम है वो डायरेक्टर लोग देखते हुए चलते हैं। बोलो बात समझ में आई है? आइए मैं आपको इसके कंटेंट पे लेके चलता हूं जहां पे मैंने बुक में सब कुछ बता रखा है। आइए देखिए, ध्यान से देखना, मेरा कुछ नहीं है, अब आगे वाला सब कुछ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का है। आइए सबसे पहले कंटेंट कहां पे लिखे हैं? सेक्शन 5। जैसा मैंने आपको कहा था, कायका कंपनीज एक्ट 2013 के कंटेंट कहां पे है? सेक्शन 5 में। सबसे पहला बताता है कि एओए में क्या आएगा? कंटेन्स रेगुलेशन। जैसा मैंने आपको बोला कि एओए में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, वो तो आपने कहा देखा था एमओए में, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन किस तरीके से काम करेगी ये कंपनी के एओए में लिखा जाता है। बात समझ में है? क्या हम इसके अंदर कोई मैटर इंक्लूड कर सकते हैं? यस, इंक्लूजन ऑफ द मैटर मैंने आपको बताया था। कंटेन सच मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स। आप चाहो तो अपने हिसाब से और एडिशनल मैटर ऐड कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया? पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 को एक बार रख के पॉइंट नंबर 6 देखेंगे अपन। बोलता है फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल। द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी शेल बी रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड। कौन कौन सी टेबल? टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, इनमें जो लिखा हुआ है वो सब भी एओए में मेंशन किया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अब आपको एक बात रखना है, द कंपनी में अडॉप्ट, क्या वो सारे के सारे 91 पॉइंट्स उसको अडॉप्ट करने जरूरी है?
हाँ, आप चाहो तो सारे कर लेना, नहीं तो जो आपको ठीक लगे आप वो वाले अडॉप्ट कर लेना। आप इसमें से कुछ हटा भी सकते हो, एड ऑन भी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? तो यहां पे आपका पॉइंट खत्म हुआ 6, 7। अब ये 3 पॉइंट साथ में दे रखे हैं, दैट इज 3, 4, 5 कंटेन प्रोविजन फॉर इनरिचमेंट। ठीक है, इनरिचमेंट का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है, इनरिचमेंट का मतलब हो जाता है दैट इज टू प्रोटेक्ट। इनरिचमेंट का मतलब हो गया टू प्रोटेक्ट। आइए मैं इसको आपको समझाना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना। ये हमारा एक एओ है कंपनी का। इस कंपनी के पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि विराट कोहली 45 इयर्स तक क्रिकेट खेलेगा और रिटायर्ड नहीं होगा। ये रूल्स में लिखा है, विराट कोहली 45 इयर्स तक क्रिकेट खेलेगा और जब उसको हटाया जाएगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 75% पास होना चाहिए। लेकिन मैं इस पॉइंट नंबर 5 को थोड़ी और क्या देना चाहता हूं, मैं इसको प्रोटेक्शन देना चाहता हूं, इनरिचमेंट देना चाहता हूं। तो मैं इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कर दिया, मैंने एक लाइन ऐड कर दी, 75 जगह विराट कोहली 45 इयर्स तक क्रिकेट खेलेगा। अगर उसको हटाना है तो 75 नहीं, 90% लोगों को वोट करना पड़ेगा अगेंस्ट में, तब जाके होगा। तो ये जितना भी मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा इनरिचमेंट है। बोलो बात समझ में आई? इसका मतलब टू प्रोटेक्ट। आइए अब मैं आपको इसको बुक से कंटेंट प्रोविजंस फॉर इनरिचमेंट। द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर इनरिचमेंट, जिसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी को बचाना। जैसे कि मैंने अभी बताया विराट कोहली को। टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल में बी ऑल्टर्ड, हमने ऑल्टर्ड कर दिया। ऑल्टर्ड क्या किया था, 75 की जगह कितना कर दिया, 90। ओनली इफ सच कंडीशंस और प्रोसीड्स एज दैट मोर रिस्ट्रिक्टिव, हमने उसको क्या बना दिया, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बना दिया, ज्यादा डिटेल में कर दिया, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन दे दी देन दोज एप्लीकेबल, जो होनी चाहिए थी। स्पेशल रेजोल्यूशन आर मेड कंप्लाइड विद, यानी कि 75% की जगह हमने उसको कितना कर दिया, 90% कर दिया, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस दे दी। बोलो बात समझ में आया? अब ये इनरिचमेंट जो है कैसे इंक्लूड किया जाएगा, मैनर ऑफ इंक्लूजन। द प्रोविजन फॉर इनरिचमेंट शेड ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन, या तो जब कंपनी बना रहे हो तब कर लो, और बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स। अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर प्राइवेट कंपनी है और उसमें आप एनरिचमेंट लाना चाहते हो तो सभी मेंबर को वोट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ही आएगा। और अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी आप उसको रिस्ट्रिक्शंस पे ला सकते हो, यानी कि और स्ट्रिक्ट कर सकते हो। बाय ऑल द मेंबर्स, लाइन देखो क्या लिखी है, बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। बोलो बात समझ में है? और जब भी आप ऐसे किसी भी एक सेक्शन को या किसी भी रूल को प्रोटेक्शन दोगे तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा अपने इनरिचमेंट प्रोविजन का। व्हेन द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन फॉर इनरिचमेंट वेदर मेड फॉर द फॉर्मेशन या बाद में करी गई है, शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार। किसको नोटिस देगी, रजिस्ट्रार को, प्रिस्क्राइब फॉर्म में। बोलो बात समझ में आया? तो दीज आर द, अच्छा उसके बाद अगर कोई भी कंपनी जो रजिस्टर हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, है ना, तो याद रखना अगर कोई कंपनी है जो 2013 से पहले बनी हुई है तो भैया उसको अपने, है ना, इस 2013 के हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो पुराने के हिसाब से काम कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर वो 2013 के बाद रजिस्टर हो रही है तो उसको सारे ये के क्लॉजेस देखने पड़ेंगे जैसा अभी लिखा है। पुरानी कंपनी पुराने हिसाब से चल सकती है, उनको अमेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के रूल्स अपनाती है तो फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। बोलो बात समझ में आ गया? In case of a company which is registered after the commencement of this act, so far is registered, article of assembly does not exclude or modify, कोई उनको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। Those regulations so far applicable
बी द रेगुलेशन ऑफ द कंपनी सेम है ना, जैसे पहले चलते जा रहे थे, आपको उसी तरीके से कंटिन्यू करके चलने हैं, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको इनरिचमेंट और एओए के कंटेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए।